दोस्तों, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे स्टेट्स देश के सबसे बड़े कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन हरियाणा के बारे में सोचकर आपको क्या ख्याल आता है? शायद दूध, लस्सी या फिर देश के लिए ढेर सारे मेडल्स जीत कर लाने वाले प्लेयर्स। लेकिन हरियाणा की धरती ने सिर्फ मजबूत खिलाड़ियों को ही पैदा नहीं किया, बल्कि एक ऐसे इंसान को भी जन्म दिया है जिसने टाटा ग्रुप की नींद उड़ा दी थी। आज उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाली उनकी पत्नी सावित्री जिंदल 28 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ न सिर्फ इंडिया की सबसे अमीर महिला है, बल्कि उनके चारों बेटों ने स्टील और एनर्जी इंडस्ट्री में धूम मचा कर रखा है। आज हम बात करेंगे जिंदल ग्रुप की, जिसे एक किसान के बेटे ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के सपने के साथ शुरू किया था। इस सफर की शुरुआत होती है 7 अगस्त 1930 को, जब हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव नलवा में ओम प्रकाश जिंदल का जन्म हुआ। देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन 1947 में जब हमें आजादी मिली तो भूखमरी और बेरोजगारी के सिवाय कुछ भी नहीं बचा था। जरूरत थी एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, जिसके लिए टाटा और बिरला जैसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने काम करना भी शुरू कर दिया था। जिंदल साहब भी अपना बिजनेस शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहते थे, लेकिन एक किसान के पास इतने पैसे कहाँ कि वो अपना बिजनेस या फैक्ट्री शुरू कर सके। इसलिए वो अपने भाइयों के साथ कोलकाता गए और स्टील ट्रेडिंग का काम करके कुछ पैसों का बंदोबस्त किए और साल 1952 में हिसार वापस आकर बाल्टी बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू किए। उसी दौरान एक स्टील पाइप पर मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ देखे और सोचने लगे कि क्या पाइप जैसी छोटी सी चीज भी हम नहीं बना सकते। और इसी बात को लेकर साल 1964 में कोलकाता के पास लिलुआ में पाइप बनाने की एक फैक्ट्री शुरू किए। लेकिन जिंदल इंडिया लिमिटेड के नाम से शुरू हुई ये फैक्ट्री खुद से पाइप नहीं बनाती थी। वो टाटा की एक कंपनी इंडियन ट्यूब से उनके रिजेक्टेड स्टील पाइप्स को खरीदते थे और उसे लिलुआ फैक्ट्री में रिपेयर करके मार्केट में प्रीमियम रेट पर सेल कर देते थे। इस तरह स्टील के बिजनेस में उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की। लेकिन जब कुछ दिनों बाद टाटा को ये बात पता चली तो उन्होंने जिंदल साहब को बुलाकर इस तरह पाइप बेचने से मना कर दिया और बताया कि आगे वो अपने स्टील पाइप्स 2-2 फीट के पीसेज में ही दे पाएंगे। अब जिंदल साहब के पास तो हाँ बोलने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। फिर वो टाटा से 2-2 फीट के टुकड़े लेकर उसके सॉकेट्स बनाने लगे और टाटा स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि जर्मनी की एक कंपनी इन सॉकेट्स को खरीदने लगी और उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। लेकिन इंडियन ट्यूब इस पर भी ऐतराज करने लगी और आखिरकार उन्होंने जिंदल साहब को माल देने से ही मना कर दिया। लाइसेंस राज में बहुत मुश्किल से तो एक फैक्ट्री की शुरुआत हो पाई थी, जिसमें सिर्फ ओपी जिंदल ही नहीं बल्कि उनके 4 भाइयों का भी गुजारा हो रहा था। लेकिन टाटा के इस फैसले ने उनको मुसीबत में ला दिया। लिलुआ की फैक्ट्री बंद होने की कगार पर आ गई। फिर सबने मिलकर ये फैसला किया कि वो पाइप खुद बनाएंगे। वे वापस हिसार आए और काफी छोटे लेवल पर स्टील पाइप, बैंड्स और सॉकेट्स की एक फैक्ट्री शुरू की और इस तरह से जिंदल ग्रुप के विशाल बिजनेस एम्पायर की शुरुआत हुई। दरअसल उस समय फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली सारी मशीनें विदेशों से आती थी, जो महंगी भी थी और साथ ही उनके इंडिया आने में काफी वक्त भी लगता था। लेकिन जिंदल साहब की एक खासियत जानकर आपको हैरानी होगी, उन्हें मशीनों में बड़ी दिलचस्पी थी। भले ही उनके पास ना कोई इंजीनियरिंग की डिग्री थी और ना ही मशीन बनाने का कोई तजुर्बा, लेकिन कहा जाता है कि वो मशीन की आवाज सुनकर उसके फॉल्ट को बता देते थे। अब वो अपनी फैक्ट्री को बड़ा बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने खुद ही फैक्ट्री का लेआउट तैयार किया और विदेशों से मशीन मंगाने की बजाय सभी जरूरी मशीनें अपनी फैक्ट्री में ही बनवाए। और इसके बाद साल 1969 में जिंदल स्ट्रिप्स के नाम से हिसार में ही एक बड़े स्टील यूनिट की शुरुआत की गई, जिसने स्टील पाइप्स के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया और स्वदेशी मशीन होने की वजह से स्टील का प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफी कम हो गया। फिर साल आया 1991, जब देश की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। हमारे पास पैसे ही नहीं बचे कि हम विदेशों से मशीन खरीद सकें। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार थम सी गई। अब जिंदल साहब ने अपने लिए तो मेक इन इंडिया मशीन्स तैयार कर लिए थे, लेकिन बाकी लोग तो इंपोर्ट पर ही निर्भर थे। इसका रास्ता निकालने के लिए जिंदल ग्रुप ने फैसला किया कि वे सस्ती स्वदेशी मशीनें खुद बनाएंगे और अगले ही साल 1992 में रायपुर में उन्होंने मशीन डिवीजन की शुरुआत कर दी। इस फैक्ट्री की शुरुआत ने न सिर्फ देश का पैसा बचाया, बल्कि आसानी से मशीनें अवेलेबल होने से चारों तरफ नई नई फैक्ट्री शुरू होने लगी। लाखों लोगों को रोजगार मिलने लगा और जिंदल साहब ने कुछ ऐसी मशीनें और टेक्निक की शुरुआत की जो आज भी इस्तेमाल की जाती हैं। ओपी जिंदल जमीन से जुड़े एक इंसान थे, जो लोगों से मिलते थे, उनके दुख दर्द सुनते थे और शासन से उनके अधिकारों की लड़ाई भी लड़ते थे। बिजनेस में प्रॉफिट से पहले वे लोगों का प्रॉफिट देखते थे और यही वजह है कि लोग उन्हें प्यार से बाबूजी कहकर बुलाने लगे। समय के साथ ही उनका झुकाव सोशल वर्क और पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा होने लगा। उन्हें लगा कि सिस्टम में रहकर वह लोगों की सेवा ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इसलिए वह 3 बार हरियाणा के हिसार से विधायक और 1 बार सांसद रहे। हालांकि इस दौरान भी उनका बिजनेस तेजी से एक्सपेंड करता रहा, क्योंकि उनके चारों बेटे मिलकर बिजनेस को अच्छी तरह संभालते रहे। लेकिन 31 मार्च 2005 को उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गई, जब वो हरियाणा के ऊर्जा मंत्री थे।
बाबूजी ने जिंदल ग्रुप की एक मजबूत नींव तो रख दी थी, लेकिन कंपनी को आगे कैसे ले जाना है उसकी भी पूरी रूपरेखा डेथ के पहले ही वो बना कर गए थे, जिसके हिसाब से जिंदल ग्रुप की पूरी संपत्ति को उनके 4 बेटों में बांट दिया गया। लेकिन शर्त ये थी कि पूरी संपत्ति का मालिकाना हक उनकी पत्नी सावित्री जिंदल के पास ही रहेगा। और यही वजह है कि आज सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला है। इसके साथ ही जिंदल ब्रदर्स की एक दूसरे की कंपनी में क्रॉस होल्डिंग्स भी है, ताकि किसी भी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में सबकी भागीदारी हो। बाबूजी की डेथ के बाद उनकी जगह सावित्री जिंदल ने समाज सेवा का काम संभाल लिया और हिसार से विधायक चुनी गई। और उनके चारों बेटे अपने पिता के बिजनेस एम्पायर को आगे बढ़ाने में जुट गए। सबकी अपनी अलग सोच थी, काम करने का तरीका अलग था, लेकिन अब वो आजाद थे अपने हिसाब से फैसला लेने के लिए। दोस्तों, जिंदल ग्रुप के बिजनेस एम्पायर के बारे में लोगों में काफी कंफ्यूजन है कि आखिर किस भाई को विरासत में क्या मिला और पिछले 18 सालों में वो कहां तक पहुंचे। लेकिन आगे वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं बड़े भाई पृथ्वीराज जिंदल की, जिन्हें जिंदल सॉ लिमिटेड की जिम्मेदारी दी गई। इस कंपनी की शुरुआत 1984 में मथुरा के कोसी कलान में एक स्टील पाइप बनाने की कंपनी के रूप में की गई थी। ये आज डक्टाइल पाइप बनाते हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट के काम आती है। इनके 100 पाइप्स ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्टेशन में और सीमलेस स्टील पाइप्स ऑटो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। आज जिंदल सॉ का मथुरा के अलावा नासिक और गुजरात के मुंद्रा में भी प्रोडक्शन यूनिट है, जहां से वो अपने पाइप्स यूएस, यूरोप और यूएई जैसे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। आज जिंदल सॉ पाइप्स बनाने की एक पायनियर कंपनी है, जिसके पोर्टफोलियो में भारत पेट्रोलियम, गेल, एचपीसीएल और आईओसीएल जैसे बड़े क्लाइंट्स मौजूद हैं। लेकिन इनकी नेटवर्थ अपने चारों भाइयों में सबसे कम है। दूसरे भाई हैं सज्जन जिंदल, जिन्होंने जिंदल ग्रुप के बिजनेस को आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन उनके बारे में जानने से पहले उनके दोनों छोटे भाइयों के बिजनेस को जान लेते हैं। रतन जिंदल, जिन्हें जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की कमान सौंपी गई। जीएसएल भारत की लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है। आपको शायद याद होगा कि ओपी जिंदल कोलकाता से वापस आकर हिसार में जिंदल स्ट्रिप्स के नाम से एक स्टील फैक्ट्री शुरू किए थे। ये वही फैक्ट्री है जिसका नाम बदलकर जीएसएल कर दिया गया। बाद में प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उड़ीसा में भी एक स्टील प्लांट लगाया गया, जिससे उनकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़कर 3 MTPA हो गई। आज जीएसएल स्टेनलेस स्टील के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को 15 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है और $5 बिलियन से भी ज्यादा मार्केट कैप वाली ये कंपनी 20,000 लोगों को रोजगार देती है। फिर नंबर आता है सबसे छोटे भाई नवीन जिंदल का, जिन्हें जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड यानी कि JSPL की जिम्मेदारी दी गई। दरअसल नवीन जिंदल का राजनीति और स्पोर्ट्स में भी बचपन से ही इंटरेस्ट था, इसलिए मां सावित्री जिंदल के साथ वह अपने चुनाव क्षेत्र में भी सक्रिय रहे और साल 2004 से 2014 तक 2 बार कुरुक्षेत्र से सांसद भी रहे। नवीन जिंदल एक एक्टिव पोलो प्लेयर हैं और स्कीट शूटिंग में भी नेशनल अवार्ड पा चुके हैं। दोस्तों, एक समय था जब हर कोई भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकता था। नवीन जिंदल ही वो शख्स हैं जिन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हर भारतीय को तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाया। खैर, उनके बिजनेस पर लौटते हैं। आपको याद होगा कि बाबूजी ने 1992 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक मशीन फैक्ट्री शुरू की थी। आज उस फैक्ट्री के साथ ही रायगढ़, उड़ीसा और झारखंड में कई स्टील प्लांट नवीन जिंदल के कंट्रोल में हैं। आज JSPL लार्ज स्केल पर रेल लाइंस, बीम्स, कॉलम्स और TMT बार्स का प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा JSPL अपने रायगढ़ और अंगुल के थर्मल पावर प्लांट से 1634 मेगावाट बिजली का भी प्रोडक्शन करती है। आज $8.9 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ यह कंपनी 21,000 लोगों को रोजगार देती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं सज्जन जिंदल की, जिनकी सक्सेस की भूख और रिस्क लेकर काम करने की आदत ने बाकी तीनों भाइयों को काफी पीछे छोड़ दिया। दरअसल सज्जन अपने परिवार में इकलौते इंजीनियर हैं और जब बेंगलोर से डिग्री लेकर वापस लौटे तो अपने लिए कुछ अलग काम की डिमांड की। बाबूजी ने उन्हें मुंबई भेजकर एक बड़े काम की जिम्मेदारी उन्हें दे दी। दरअसल पिरामल स्टील की एक री रोलिंग मिल सेल हो रही थी। उसी को एक्वायर करके सज्जन जिंदल को उसकी कमान सौंप दी गई। इस कंपनी का नाम जिंदल आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि जिसको रखा गया। और फिर इसके बाद सज्जन जिंदल के ही एफर्ट से कर्नाटका में एक और स्टील प्लांट JVSL यानी जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड की शुरुआत हुई और साल 2005 में जिसको और JVSL मर्ज होकर JSW स्टील बन गई। जिंदल ग्रुप ने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए 94 में JSW एनर्जी नाम की एक पावर कंपनी भी शुरू की थी और फिर साल 1999 में JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की गई, जो एयरपोर्ट, शिपयार्ड, रेल एंड रोड कनेक्टिविटी और टाउनशिप जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है। और दोस्तों, यही तीनों कंपनीज JSW स्टील, JSW एनर्जी और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर सज्जन जिंदल को विरासत में मिली। उन्होंने न सिर्फ इन तीनों कंपनीज के टर्नओवर को कई गुना बढ़ा दिया, बल्कि अपने बेटे पार्थ जिंदल को भी फ्री हैंड दिया कि वो बिजनेस को अलग अलग फील्ड्स में डाइवर्सिफाई करें।
और उसका ही नतीजा है कि आज सज्जन जिंदल ग्रुप सीमेंट, पेंट्स, वेंचर कैपिटल और स्पोर्ट्स जैसे नए बिजनेसेस में भी एंटर कर चुकी है। आज JSW ग्रुप का बिजनेस इंडिया के अलावा अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ है। साथ ही $23 बिलियन की नेट वर्थ के साथ यह ग्रुप 40,000 लोगों को रोजगार देती है। उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।